पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हम ये जानते हैं कि क्या दिया होगा फर्स्ट शेड्यूल में। जैसे हम फर्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि इंडिया के बारे में दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन और टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें ही फर्स्ट शेड्यूल में दी होंगी, क्योंकि जो भी आर्टिकल में डिटेल्स नहीं दी जा सकती हैं वही शेड्यूल में आगे डिटेल्स दी जाती हैं। क्योंकि हर जगह आर्टिकल के बीच में हम इतनी डिटेल्स थोड़ी घुसाने लगेंगे कि कितने स्टेट्स हैं, सबके नाम और टेरिटरी। तो वो क्या है, एक सेपरेट टेबल है, शेड्यूल में वो सब दिया हुआ होता है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे क्या दिया हुआ है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम्स ऑफ यूटीज़ एंड देयर एक्सटेंट। मतलब स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ तक उनकी टेरिटरी है उसके बारे में दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में दिया हुआ है, उनका एक्सटेंट दिया हुआ है। और कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ये फर्स्ट शेड्यूल, 1 to 4। मतलब वही टेरिटरीज़ जो इंडिया की टेरिटरीज़ के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं, और नए स्टेट के फॉर्मेशन, मतलब इंडिया के एक्सटेंट और उसके स्टेट्स के बारे में जो भी दिया हुआ है। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के केस में, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में जो होती है, विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू राज्यसभा इन द सेंटर, एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो 9 पोस्ट हैं, इनकी सैलरी, अलाउंसेस और इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिले होंगे, मतलब इनके जो भी गवर्नमेंट के ऊपर इनके खर्चे और उनकी व्यवस्थाएं पड़ेंगी, उन सारे की डिटेल सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन फॉर, यानी जो ओथ लेंगे ये फॉलोइंग कैटेगरीज के लोग, उसके उस ओथ का कैसा फॉर्मेट होगा वो थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। यानी शपथ जो लेंगे वो कैसे किस फॉर्मेट में लेंगे, कि मैं फ़लाँ फ़लाँ इनकी शपथ लेकर ये करता हूँ, वो जो सारा डिटेल होता है जो हम देखते हैं जब मंत्री पद की शपथ ले रहे होते हैं लोग, विभिन्न पदों की शपथ ले रहे होते हैं, तो वो जो ओथ्स हैं वो दी हुई हैं थर्ड शेड्यूल में। अब ये किस किस के लिए हैं ये ओथ, यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इसमें नहीं है, वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया है कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो स्टेट्स को कैसे एलोकेट होंगी। हमें पता है कि राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और यूनियन टेरिटरीज़ का भी कुछ का, तो उनको कैसे कैसे राज्यसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये फोर्थ शेड्यूल में गिवन है। फिफ्थ शेड्यूल में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कैसे होगा, वो फिफ्थ शेड्यूल में गिवन है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 244। सिक्स्थ शेड्यूल में गिवन है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे हम AMTM से भी याद रख सकते हैं, पर इसमें एक भी M मणिपुर का नहीं है, इसलिए A फॉर असम तो क्लियर है, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा। और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 244 एंड 275। सेवन्थ शेड्यूल में है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, जिसमें कि 100 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 थे ओरिजिनली। लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे। लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट जिसमें यहाँ 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 47 थे। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 246। अब ये सेवन्थ शेड्यूल हमें क्लियरली पता है कि हमने क्या कर रखा है, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं कि स्टेट्स इन चीज़ों पर सब अपना कानून बना सकते हैं, सेंटर इन चीज़ों पर कानून बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में होता है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने एक साथ बना दिया है किसी विषय पर तो उस पर सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। अब आ जाते हैं एट्थ शेड्यूल पर, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता था, 14, अब 22 रिकॉग्नाइज करता है। इससे रिलेटेड, इस शेड्यूल से रिलेटेड आर्टिकल है 344 एंड 351। 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी,
या डोंगरी जिसे बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मतलब हम ये देख रहे हैं नेपाली भी है इसमें, फॉरेन लैंग्वेज सी लगती है वैसे तो। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ओरिया रीनेम्ड एज ओडिया बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। 9th शेड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि भी रिजर्वेशन को इसमें डाल देना चाहिए 9th शेड्यूल में, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वो हम देख लेते हैं। इस 9th शेड्यूल में ओरिजिनली जो एक्ट्स एंड शेड्यूल्स थे वो 13 थे, बट बढ़ते बढ़ते अब 284 हो गए हैं। इसका इंपॉर्टेंस किस लिए है वो हम आगे देखेंगे। इसमें एक्ट्स एंड शेड्यूल्स बेसिकली किससे रिलेटेड हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के केस में तो ये डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड मैटर्स हैं लैंड रिफॉर्म्स वाले, जमींदारी को रिमूव करने वाले, और पार्लियामेंट अदर मैटर्स जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं इसमें गिवन जो है। इसमें जो आर्टिकल है वो एक ही है 31B। ये जो शेड्यूल है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, आज 12 हैं। तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में तो ये शेड्यूल जोड़ा गया टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें इस जो शेड्यूल को जोड़ा गया था इसको इस तरह से बनाया गया था कि इसमें जो भी लॉज डाल दिए जाएंगे 9th शेड्यूल में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो चीज़ इसमें डाल दी कि भाई ये चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी अगर वायलेशन कर रही है तो भी अगर वो 9th शेड्यूल में डली हुई है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट। पर अब क्या हुआ 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9th शेड्यूल में भी जो लॉज इंक्लूड किए गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973 उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट उनको रिव्यू कर सकती है। 10th शेड्यूल है, इसमें क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कि मतलब डिफेक्शन के केस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उनकी मेंबरशिप से पार्लियामेंट की, तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। और इस शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया था, और इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं 102 और 191। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने कई बार भी इसके बारे में सुना होगा। 11th शेड्यूल है, ये स्पेसिफाई करता है पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत्स। तो ये पंचायत से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th शेड्यूल में क्या हुआ है कि पंचायत के पास क्या क्या पावर होगी, अथॉरिटी होगी और क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होगी। इसमें टोटल मैटर्स हैं 29, और ये जो 11th शेड्यूल है पंचायत से रिलेटेड, उसकी पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, इसको ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसी तरह से 12th शेड्यूल जो है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया, मतलब लोकल गवर्नमेंट। 11th एंड 12th शेड्यूल आर रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट, जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 12th शेड्यूल में? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। इसमें क्या है 18 मैटर्स हैं। आप देखेंगे उसमें 29 मैटर्स थे, उसमें 9 मैटर्स कम हैं इसमें पंचायत से। दिस वॉज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड वन आर्टिकल इज देयर रिलेटिंग टू दिस 243W। अब हम देख लेते हैं कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला, और इसको अ बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला हुआ है, और हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला हुआ है, और पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला हुआ है। बट जहाँ तक हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, दिस क्रिटिसिज्म इज अनफेयर बिकॉज द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी चेंजेस एज पर द इंडियन कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज़ उठा के वहाँ से और यहाँ चिपका दिया है, हमने इसमें क्या किया हुआ है, नेसेसरी चेंजेस किए हुए हैं इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से। इस बारे में अंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका आंसर दिया था, जब लोगों ने बोला कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने बोला कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड,
More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitution to writing. What the scope of a constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of a constitution are recognized all over the world. Given these facts, यहाँ वर्ड की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है. Given these facts, all the constitutions in their main provisions must look similar. Only the new things, if there can be in a constitution framed so late in the day, are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind copy of the constitutions of the other countries is based, I am sure, on an inadequate study of the constitution. अम्बेडकर ने इसमें बोला कि भाई हमें ये बार बार चार्ज किया जाता है कि ये जो है हमने कॉपी किया हुआ है, पर 100 साल से ऊपर हो गए हैं जब पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना इसको फॉलो किया है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए ये अब तक सेटल हो चुका है क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने बना लिया. तो हमें ये मोटा मोटा ये डिफाइन हो चुका है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए. भाई उसमें फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उसमें कैसे जस्टिस का क्या सिस्टम होना चाहिए, फ्रीडम का क्या होना चाहिए. तो ये अब हो चुका है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया करने का स्कोप अब बचा नहीं है. तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रिकग्नाइज हो चुका है कि क्या क्या फंडामेंटल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. तो हम इसमें ज़्यादा कुछ अब कर नहीं सकते थे, सिर्फ हम ये कर सकते थे कि अपनी कंट्री की कंडीशन के हिसाब से जो हमें लगता है कि इन चीज़ों में जो फॉल्ट्स हैं या उसको जैसे भी अपनी कंट्री के हिसाब से कंडीशन करना है हम वो कर सकते थे. वो हमने किया है. अगर कोई कहता है कि ये ब्लाइंड कॉपी है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो उसने भी एडिक्वेटली कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी नहीं किया है. सेकंड जो क्रिटिक्स बोलते हैं उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट. हमें पता है कि 50% से ज़्यादा जो प्रोविजंस है वो 1935 एक्ट के हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि कार्बन कॉपी है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की. बट अब इसमें क्रिटिक्स क्या क्या बोलते हैं आप देखिए. एन श्रीनिवासन ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है एज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935. सर आइवर जेनिंग्स जो कि बहुत बड़े ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फ्रॉम विच इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली. फर्दर पी.आर. देशमुख जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड. उनका ये कहना था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, सिर्फ इसमें क्या क्या है एडल्ट फ्रेंचाइज ऐड कर दिया है. अब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे आंसर देते हैं इसका. उन्होंने बोला है कि एज टू द accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the government of India Act of 1935, I make no apologies. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent right in the fundamental ideals of a constitution. What I am sorry about is that the provisions taken from Government of India Act 1935 relate mostly to the details of administration. तो उन्होंने बोला कि भैया मैं बोरोइंग के लिए कोई अपॉलोजीज नहीं कर सकता और इसमें कोई अशेम होने की बात भी नहीं है क्योंकि किसी के पास पेटेंट राइट नहीं है फंडामेंटल आइडियाज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के. इसको कुछ क्रिटिक्स अन इंडियन और एंटी इंडियन भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन और स्पिरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है. वो कहते हैं कि द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुटेबल टू इंडियन सिचुएशंस. के हनुमंथैया अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बोला वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे. उनका कहना है कि हमें तो म्यूज़िक चाहिए था वीणा का सितार का, मतलब इंडियन चीज़ चाहिए थी, बट हमें मिला इंग्लिश बैंड क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग क्या है अंग्रेज़ों के यहाँ ही पढ़े हुए हैं, चाहे अम्बेडकर हों या और नेहरू हों, सब वहीं पढ़े हुए हैं. उनका ये कहना था. लोकनाथ मिश्रा ये भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बोला है स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट एंड मच मोर स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट. उन्होंने बोला है कि भैया ये गुलाम मानसिकता से गुलामी से भरा हुआ इमिटेशन किया हुआ है, वेस्ट का नकल करी हुई है. लक्ष्मी नारायण साहू ने बोला हुआ है जो कि खुद भी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, द आइडियल्स ऑन विच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट relation to the fundamental spirit of India. This constitution would not prove suitable and break down soon after being brought into operation. लक्ष्मी नारायण साहू जी का कहना था कि ये जिन आइडियल्स पे बना है वो हमारे फंडामेंटल स्पिरिट को नहीं दर्शाता है इंडिया की, और ये कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल नहीं होगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन. फोर्थ बोलते हैं इसे अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन. भाई गांधी जी उस समय बहुत बड़े फिगर थे तो इसीलिए हर चीज़ गांधी जी के हिसाब से होनी चाहिए, उनके विचारों के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था. तो क्रिटिक्स ने बोला कि भाई गांधी जी के विचारों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने बोला कि भाई ये इट डज़ नॉट कंटेन द फिलॉसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी.
उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये गांधी जी भी क्या करते थे, गांव की पंचायत और गांव के लेवल पर उनका क्या था, अंतिम लेवल से चीज़ वो शुरू करते थे कि हर लाभ जो है अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को पहुंचे। तो वो क्या सबसे पहले विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर वो अगर उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो बात होती, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर काम करना पसंद करते थे। वो टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच में बिलीव करते थे, इसलिए वो उनके हिसाब से बनता तो विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात पहले होती। के हनुमंतैया जो इन्होंने बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, खुद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन इन्होंने इनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उन्होंने बोला दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसाइज। टी प्रकाशम, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बोला he attributed this lapse to the Ambedkar non-participation in the Gandhian movement and antagonism toward Gandhian ideas। ये सबको पता है कि अम्बेडकर जो है गांधी से नफरत करते थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो लैप्स है कि ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से है क्योंकि गांधी के एक तो मूवमेंट में अम्बेडकर ने कभी पार्ट नहीं लिया और उनकी एक फीलिंग ऑफ हेट थी गांधी के लिए। फिफ्थ जो है वो है एलिफेंटाइन साइज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बल्कि है, तो एलिफेंटाइन साइज मतलब आप समझ रहे हैं, टू बल्कि, टू डिटेल्ड, कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है, वही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, प्रोविजंस बोरोड वर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। एच.वी. कामत जो कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्होंने बोला द एम्बलम एंड क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज़ परहैप्स इन कंसोनेंस विद दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज बल्किएस्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड। उन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ाया कि भाई जो हमने अपना एम्बलम बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो एलिफेंट बनाया हुआ है, तो क्या पता उससे इंस्पायर होकर के ही एलिफेंटाइन साइज का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। सिक्स्थ है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, जो कि मुझे भी लगता है कहीं किसी हद तक सही है, क्योंकि लॉयर्स ही भरे पड़े थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिन्होंने बनाई, इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड और लीगल लैंग्वेज है इसमें। तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दे ओपाइंड दैट द लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेजोलॉजी अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। सर आइवर जेनिंग्स ने बोला ये लॉयर्स पैराडाइज है, ये लॉयर्स पैराडाइज वाली बात सर आइवर जेनिंग्स से ली हुई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। H.K. माहेश्वरी जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बोला द ड्राफ्ट टेंड टू मेक पीपल मोर लिटिगस, मोर inclined to go to the law courts, less truthful, less likely to follow the methods of the truth and non-violence, if I may say so. The draft is really a lawyer's paradise. It opens up the vast avenues of litigations and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. तो एच के माहेश्वरी का भी कहना था कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक लीगल लैंग्वेज ऐड करी हुई है, उससे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशंस जाएंगी कोर्ट में और लोगों को जल्दी समझ भी नहीं आएगा, तो कोर्ट में लॉ कोर्ट्स में खूब मुकदमे होंगे और उससे हमारे जो काबिल वकील हैं उनको बहुत कम मिलेगा। सिमिलरली पी.आर. देशमुख, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, MCA, मैंने कहीं CA लिखा है, CA का मतलब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, MCA का मतलब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कहीं कहीं M को मेंबर भी लिख दिया है। तो पी.आर. देशमुख MCA यानी मेंबर ऑफ Constituent Assembly. I should, however, like to say that the draft of the articles that have been brought before the House by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. A document dealing with a constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual but a socio-political document, but to our misfortune that it was not to be, and we have been burdened with so much of words and words which could have been very easily eliminated. तो इनका पी.आर. देशमुख का ये कहना था कि भाई मुझे तो ये लगता है कि जो ड्राफ्ट लाया गया है ये इतना ज़्यादा पॉन्डरस है, इतने कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इतना बर्डनसम है, इतना कंबर्सम है कि इट लुक्स लाइक अ पॉन्डरस टॉम। मतलब पॉन्डरस टॉम होता है ए बुक स्पेशली स्कॉलरली और पॉन्डरस वन मतलब बहुत स्कॉलरली बुक है, इसको समझने के लिए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत वेल एजुकेटेड या लॉ एजुकेटेड बंदा चाहिए। तो इन लोगों से उसने बोला कि भाई अब इतने सारे लॉयर्स हैं, इनसे तो हम ये उम्मीद करना बड़ा कठिन था कि कोई सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बना देंगे, इन्होंने तो लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। तो उन्होंने बोला कि हालांकि जो कि बहुत इसमें वर्ड्स ही भरे पड़े हैं जिसे कि बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था।